हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे। और जिसका आपको इंतज़ार था, अब वो घड़ी बिल्कुल आ गई है आपके करीब। यानी कि आपका एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों के बाद में शुरू होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप पूरे जोश के साथ तैयारी में लगे होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे अवसर पर ले जाने की कगार पर होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। याद रखिएगा, जो पहला पेपर है आपका, इसी में आपको बहुत अच्छे से अपने पेपर को देना है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। और एक वीडियो में हम आपसे कुछ बातें जो है शेयर करेंगे, जो आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आपको एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखना है। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आपकी प्रैक्टिस सेट सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे हम। और ये प्रैक्टिस सेट इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसने साल भर नहीं पढ़ा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी अगर इन प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लेगा तो शायद उसके ये जो मार्क्स हैं ग्रामर के, जिसको ग्रामर से डर लगता है, शायद उसके ये नंबर जो है वो नहीं मिस होंगे, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज। और प्लीज आप एक रफ कॉपी और पेपर लेकर के पेन लेकर के बैठ जाइएगा। जो भी आपके सामने क्वेश्चन है, मेरे सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिएगा, पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा, है ना। तो आप लास्ट में देखिएगा कि जो 10 क्वेश्चन है, आखिर 10 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा है। और प्लीज हो सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका जो है इन 10 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है। और जिस भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन लगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कीजिएगा, और उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटली पूरा टॉपिक यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है आपके, 10 क्वेश्चन आपको पता होगा कि वोकैब और ग्रामर के मिला के जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपके 5 क्वेश्चन वोकैब सेक्शन में आ जाते हैं और 5 क्वेश्चन आपके ग्रामर सेक्शन में आ जाते हैं। तो 2 मार्क्स का आपके ईच क्वेश्चन होते हैं, और ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 10 है, बल्कि इन 10 क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप ये मत देखिएगा कि प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर सिर्फ 10 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इन 10 क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना। और मार्क्स की बात करें तो इससे आपके 20 मार्क्स क्लिक करने वाले हैं। और प्लीज आप पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चन को रीड कीजिए और उनके आंसर जो है वो अपनी रफ कॉपी में लिखते जाइए, और लास्ट में मुझे स्कोर जरूर बताइएगा कि 10 में आपका स्कोर क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। देखो भाई, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता है, और कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड हमने वीडियो जो है मैंने उसमें अपलोड किए हुए हैं चैनल पर, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। यानी कि किसी एक व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री जो है अपने बारे में लिखना। किसके बारे में? खुद के बारे में लाइफ हिस्ट्री को लिखना, है ना। खुद के बारे में लाइफ हिस्ट्री को लिखना क्या कहलाता है? देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं। इसकी बात करें तो ये तो आपका हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, यानी कि जो जीवित है, यानी कि सजीव है। ग्राफी, लिखना, यानी कि जो अ, खुद की लाइफ के बारे में लिखना। बायोस का मतलब हो गया, बायो का मतलब हो गया लाइफ, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, और ग्राफी का मतलब हो गया लिखना। तो यानी खुद की लाइफ के बारे में लिखना क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी। और इसी का अगर हम एंटोनिम की बात करें, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में आपको अगर लाइफ लिखनी है, लाइफ के बारे में लिखना है, किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ के बारे में लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा? बायोग्राफी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक था, पर एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो अगर किसी की भी लाइफ के बारे में लिखना है तो बायोग्राफी हो जाएगा, लेकिन अगर खुद की लाइफ के बारे में लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यू शुड फॉलो द डैश ऑफ नॉन वायलेंस। देखिए एक सेंटेंस है, आज के टाइम पे पेपर में जो होमोफोन्स आ रहे हैं, वो या तो आपसे ही कह देगा कि भाई आप यूज कीजिए सेंटेंस में, या फिर आपको ऑप्शन दे देगा। तो मैंने यहाँ पर जो आज के टाइम पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें का क्वेश्चन रखा हुआ है कि यू शुड फॉलो द ऑफ नॉन वायलेंस, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। इसमें से क्या राइट आंसर होगा ये आपको बताना है कि भाई आपको फॉलो करना चाहिए नॉन वायलेंस जो है, फॉलो करना चाहिए। तो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। अब ये जो नॉन वायलेंस है वो क्या है?
देखिए प्रिंसिपल माने क्या होता है, PEL, याद रखिएगा ये गलती आप लोग एप्लीकेशन में भी करते हैं कि प्रिंसिपल PAL की बजाय PLE लिख देते हैं। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, मुख्य, प्रधानाचार्य या फिर किसी भी टीम का या फिर जो हेड है, ठीक है, या जो मुख्य है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्रिंसिपल जो है वो होता है सिद्धांत, ठीक है, क्या होता है, सिद्धांत। तो नॉन वायलेंस क्या है भाई, एक सिद्धांत है, एक थियरी है कि भाई हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए, है ना, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर इज अ वेटरन पर्सन। भाई अब देखिए हमारे एक वेटरन पर्सन है, देखो वेटरन का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर आपको कई सारी चीजें अलग से तैयार हो रही है, एक वर्ड भी आपको पता चल रहा है, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव वाला व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो है अनुभवी कहते हैं, वेटरन कहते हैं, ठीक है। तो अवर इज अ वेटरन पर्सन, हमारे बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। कौन अनुभवी व्यक्ति हैं भाई, अब ये सिद्धांत तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, प्रधानाचार्य होगा। तो ये आपका नंबर 2 वाले में होगा और ये आपका नंबर 3 वाले में होगा। तो अवर अवर प्रिंसिपल इज अ वेटरन पर्सन, जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो बड़े ही कैसे हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, ठीक। वन हु लिव्स इन गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ। देखिए ये मैंने आपको न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब तक आप लोग क्या करते थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस को रटते थे, बट आपको रटना नहीं है, याद रखिएगा, आपको इनको इनका मीनिंग समझना और मीनिंग समझते हुए इनके आंसर करने हैं। तो देखिए वन हु लिव्स इन गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, भाई देखिए अब पहले तो हम आपको क्या करते हैं, ये जो दो यहां पर दिए हुए इडियम्स, इनका मीनिंग बता देते हैं। पहला है अ बेड ऑफ रोजेस और दूसरा है अ फूल्स पैराडाइज। देखो बेड ऑफ रोजेस की बात करें तो बेड ऑफ रोजेस क्या होता है भाई, बेड माने क्या होता है, बिस्तर, और रोजेस मतलब क्या होता है, गुलाब। भाई ऐसा बिस्तर जिस पर गुलाबी गुलाब बिछे हो तो वो क्या होगा, बड़ा कंफर्टेबल होगा भाई, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, अच्छा फील होगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज जो बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, ठीक है, बड़ी जो है बड़ी आसानी से जो चीज मिल जाए, बड़ी इजीली वे में आपको मिल जाए, ठीक है, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जो बड़ी कंफर्टेबल भरी हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन है जो आपको जो है बड़ा आसान लग रहा है तो वो क्या है, बेड ऑफ रोजेज है, ठीक है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या है, बेड ऑफ रोजेज है, बड़ा आसान है क्योंकि वो बड़ा कंफर्टेबल है, तो इस सेंस में यूज किया जाता है अ बेड ऑफ रोजेज। अगर हम फूल्स पैराडाइज की बात करें तो फूल माने क्या होता है, मूर्ख होता है, और पैराडाइज माने होता है स्वर्ग। तो भाई मूर्ख का स्वर्ग, अब मूर्ख के लिए स्वर्ग क्या होगा, मूर्ख के लिए स्वर्ग का मतलब यही हुआ कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो करता धरता कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं करता है और बातें बड़ी बड़ी करता है, कल्पनाएं बड़ी बड़ी करता है कि मैं हवेली बनवा लूंगा, मैं बड़ा महल बनवा लूंगा, कार खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पर वो करता कुछ भी नहीं है। यानी कि विजनरी स्कीम बनाना, काल्पनिक प्लान बनाना, रोज प्लान बना रहे हैं पर पढ़ते 1 मिनट भी नहीं है, 10 मिनट भी नहीं पढ़ते और प्लान डेली बन रहा है ना, कि 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, तो ये क्या है, विजनरी स्कीम। एक ऐसा व्यक्ति जो विजनरी स्कीम्स में जीता है वो क्या कहलाता है, फूल्स पैराडाइज कहलाता है। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, वन हु लिव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो जीता है किसमें, गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, उसे लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है। तो बेड ऑफ रोजेज होगा या फिर फूल्स पैराडाइज होगा, भाई देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फूल्स पैराडाइज होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो विजनरी स्कीम्स में जीता है, मतलब एक ऐसे प्लान बनाता है जिनको आप विजनरी स्कीम्स कहते हैं, ऐसे प्लान जो सिर्फ हवाई प्लान है उनको बनाता है, वो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होता है, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, अ फूल्स पैराडाइज। देखिए यहाँ पर आपको दो इडियम तैयार हुई, एक फूल्स पैराडाइज और अ बेड ऑफ रोजेस। अगर हम अ बेड ऑफ रोजेस की बात करें तो इसका सेंटेंस आप बना सकते हो कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि जिंदगी जो है वो फूलों की चीज नहीं है, लाइफ में बड़े स्ट्रगल है, बड़ी मुश्किलें हैं, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं, टू सॉल्व दिस सम्स, टू सॉल्व दिस सम इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, भाई इस सम को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान चीज नहीं है, तो वहां पर भी बेड ऑफ रोजेस जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द थीव्स द हाउस ब्रेक आउट
और ब्रोक इनटू। अब देखिए यहां पर आपके सामने जो है दो फ्रेजल वर्ब दी गई हैं, एग्जाम में आपके फ्रेजल वर्ब भी पूछी जाती है। अब आपको ये देखना है कि इसमें ये वाला ब्रेकआउट होगा या फिर ये ब्रोक इनटू होगा। अब देखो पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी ब्रेकआउट की। देखो ब्रेकआउट क्या होता है, देखो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, ठीक है। कोई चीज रोकना है और वो रुकने से बाहर हो जाती है, ब्रेक मतलब रोकना, और उससे क्या हुई, बाहर हो गई, तो वो क्या होगी, ब्रेकआउट हो गई। ब्रेकआउट मतलब दायरे से क्या हुआ, बाहर हो गई। जैसे महामारी की बात करें, जो पैंडेमिक थी वो क्या हो गई थी, ब्रोक आउट हो गई थी, फैल गई थी, पूरी दुनिया में फैल गई थी। तो ये क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, ठीक है। कि अगर आपने न्यूज़पेपर पे गौर किया होगा तो अक्सर कोई भी चीज फैल जाती है, जैसे कोई बीमारी फैल जाती है, तो अक्सर आपने देखा होगा वहां पर ब्रेकआउट का यूज किया जाता है। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, फैलना, ठीक है। ब्रुक इनटू, अगर हम ब्रिक इनटू की बात करें तो ये जो ब्रिक इनटू होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कहीं पर किसी घर में, बैंक में या कहीं भी सीक्रेटली इंटर करना, चुपके से इंटर करना, सीक्रेटली जो है प्रवेश कर जाना, क्या कहलाता है, ब्रिक इनटू कहलाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ब्रिक इनटू एंड ब्रेक आउट। ब्रेक इनटू मतलब चुपके से इंटर करना, ठीक है। आप लोगों का तो ये काम ही है चुपके से एंटर करना। क्लास में अक्सर क्या होता है, टीचर पढ़ा हो रहा हो तो आप चुपके से एंटर कर जाते हैं, तो ब्रेक इनटू चुपके से एंटर कर जाना, ठीक है। और ब्रेक आउट क्या है, फैलना। तो देखिए द थीप्स द हाउस, तो चोरों ने क्या किया, चोर जो है ब्रोक इनटू, चुपके से क्या हुए, घर में घुस हो गए। क्यों, क्योंकि उनको चोरी करना होगा। चोर जो है वो चुपके से कहां घुस गए, घर में घुस गए। तो ये नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। और ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, फैलना हुआ, ठीक है। विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ कॉन्कर। देखिए आज के टाइम पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे आपसे सिनोनिम नहीं पूछेगा, बट अलग तरीके से पूछ देगा, कहेगा भैया ये बताओ ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा सिनोनिम कॉन्कर का नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है कौन सा है, ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो देखिए कॉन्कर माने क्या होता है, पहले तो ये समझिए, कॉन्कर माने जीतना होता है, विन माने भी जीतना होता है, ओवरकम। आपको याद होगा फियर ऑफ वाटर वाला चैप्टर, जिसमें जो है हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। तो उसमें ओवरकम का यूज किया गया, उस चैप्टर में कई बार आया है। तो ओवरकम माने भी क्या होता है, जीतना। उसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल की थी राइटर ने। ट्रम्प माने भी क्या होता है, जीतना, ठीक। अब देखो इन दोनों का मीनिंग तो हो गया जीतना। इस हाइड का मतलब क्या होता है, छिपा, छिपना, ठीक है। तो ये छिपना जो है वो इसका सिनोनिम नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा नंबर 5, ठीक है। एंटोनिम ऑफ बैरन, बैरन का एंटोनिम क्या होता है, देखो बैरन माने क्या होता है, बंजर, ठीक है। एक ऐसी जमीन जहां पर फर्टिलिटी नहीं हो, उपजाऊ जमीन ना हो, तो वो क्या कहलाती है, बैरन कहलाती है, बंजर भूमि कहलाती है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना है सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए क्या है, नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन में अक्सर इम्पेरेटिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी, प्लीज आपको जहां दिख जाए, काइंडली आपको जहां दिख जाए आप समझ जाइए रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट की जा रही है, जो है वहां पर आग्रह किया जा रहा है, विनती की जा रही है। तो इसका मतलब ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का एक्सप्रेशन कैसा है, कैसे जो है रिक्वेस्ट वाला है, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ही, और इस सेट टू के प्लेस पे क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। और याद रखिएगा जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं आपके और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके, इन दो जगह पर आपका दैट कंजक्शन यूज नहीं किया जाता है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, टू गिव। याद रखिएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्लीज और काइंडली वर्ड्स को हम रिमूव कर देते हैं। टू गिव, देखिए मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कई बार क्या होता है प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए कंफ्यूजन होता है, तो उसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखो मी जो है इसकी तीनों केस लिख लीजिए आप, आई, मी और माई। और हमें किसके अकॉर्डिंग बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है, और ही की तीनों केस लिख लेते हैं, ही, हिम और हिज। तो देखिए मी के नीचे क्या है, हिम, आपको मिल गया ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू गिव
हिम। इसी तरीके से योर है, योर के हमें तीनों केस लिख लेने हैं, यू और योर, ये सब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव, ये पॉजिटिव हो गया। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। ऑब्जेक्ट आपका मी है तो हो जाएगा आई, मी और माई। अब देखिएगा यहाँ पर जो योर है, योर के नीचे क्या है, माई है, आपको मिल गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, टू गिव हिम माई बुक फॉर टू दिस इज आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स। ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स। देखिए करेक्ट द सेंटेंस की बात करें तो करेक्ट द सेंटेंस में प्रेपोजिशन या फिर वर्ब से रिलेटेड या फिर आर्टिकल, ये तीन जगह पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेक्ट द सेंटेंस में। तो देखिए यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन की एरर है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहां पर प्रेपोजिशन बिल्कुल फिक्स होती है। ठीक है, आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, आपको मैं एक फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट जो है वहां पर सेंड कर दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट के साथ भाई हमेशा यहाँ पर ऑफ होता है, ऑफ आता है, कभी भी यहाँ पर टू नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, देखिए ये भी यहाँ पर एरर थी, क्योंकि टू लगा हुआ था इसलिए यहाँ पे रीड लगा हुआ था, जबकि ऑफ के साथ में, याद रखिएगा हमेशा ऑफ के साथ में वर्ब में आईएनजी आती है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमेशा ऑफ ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समन द फायर ब्रिगेड। देखो क्या है, समन द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। क्या करना है हमें, पैसिव वॉइस बनाना है, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। देखो यहां पर क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हम किस में यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो समन द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, तो क्या हो जाएगा, लेट और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द फायर ब्रिगेड, द फायर ब्रिगेड, उसके बाद में बी और समन की थर्ड फॉर्म, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द फायर ब्रिगेड शुड बी समन्ड, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, द फायर ब्रिगेड शुड बी समन्ड। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की अगर आप वीडियोस देखना चाहें तो आप देख लीजिए जाकर के, प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, वहां पर आपको मैंने सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताए कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस तीन तरीके से बन सकता है, कैसे बन सकता है, वो सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की हुई हैं। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड या फिर द फायर ब्रिगेड शुड बी समन्ड। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये क्विज जो है, एक छोटी सी क्विज जो है जो 10 मार्क्स की थी, आपने एंजॉय किया होगा। और प्लीज शेयर कीजिएगा आप अपना स्कोर यहाँ पर कि 10 में आपका स्कोर क्या है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज ओजस्वी की पाठशाला शेयर कीजिएगा, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, हर एक जरूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। और हमारी 5 या फिर 10 प्रैक्टिस सेट सीरीज आएंगी, इससे आपके कई क्वेश्चन तैयार होंगे और आपको एंजॉय भी आएगा। प्लीज स्कोर अपना जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।